हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का एक और लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की हम लोग मेनली पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिच कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें हम बात करेंगे पहली बात कि इसको न्यूक्लियोफिलिक कहा जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन। इससे एक बात तो क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा किसी को रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए इसका नाम रखा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल अगर आपको मैं समझाऊं सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे RX और कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल को किससे दिखाते हैं हम, NU नेगेटिव से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास आ गया RNU और X नेगेटिव क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है इस X की जगह, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो बेसिक ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कि 2 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, SN1 के बारे में। अब हर चीज का एक मतलब होगा कि इसका नाम SN1 क्यों रखा गया है। सबसे पहली बात, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है S का मतलब होता है यहां पर सब्स्टिट्यूशन। S यहां पे स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, और N का मतलब होगा यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब यहां पर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हम इसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम समझते हैं कि क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया। पहले हमने ये समझ लिया कि SN1 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, यह है हमारे पास कार्बन और इसके साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं। तो ये एक थर्ड डिग्री है हमारे पास, यहाँ पे Cl। कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, लेट सपोज OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो OH नेगेटिव अटैक करने आ रहा है। अब बात यह है कि OH नेगेटिव अटैक करने आएगा, या तो वो यहां से कार्बन पर अटैक करना है तो सामने से आएगा। अगर सामने से आएगा तो वहां पे कौन मिलेगा उसको, Cl। और Cl खुद कैसा होता है, वो भी तो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो ये खुद भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये रिपेल करेगा, यानी कि OH कभी भी Cl के साइड से नहीं आ सकता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमें। दूसरी बात, फिर हमने ट्राई किया कि OH को हम कहीं दूसरी साइड से लेके आते हैं। ठीक है, तो OH को हम लेके आते हैं इस साइड से, लेकिन वो इस साइड से भी नहीं आ पाएगा। क्यों, क्या रीजन है, अभी तो ये हमें दिखने में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाए तो ये CH3 क्या है, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। ये देखो, तो ये CH3 क्या है, बहुत बड़े ग्रुप हैं, ये है वो ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स को कहा जाता है बल्की ग्रुप्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, बल्की ग्रुप। अब अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप आ गया है तो इसका मतलब जो OH नेगेटिव हम पीछे की तरफ से लाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो यहाँ से अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से OH नेगेटिव पीछे से भी अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्या हो सकता है, फिर कैसे ये रिएक्शन होगी, तो सामने से तो कभी आ नहीं सकता है, पीछे से हमने कोशिश करी, पीछे से हमने कहा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, स्पेस है नहीं आने के लिए। तो अब लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप कहोगे कि पहले हम ये काम करते हैं कि OH को भूल जाओ, OH को मत लेके आओ, पहले ये काम करो कि Cl को यहाँ से हटाओ किसी तरह से। तो Cl को हटाने का हम काम यहाँ पर पहले करेंगे। तो हम बनाएंगे CH3
और ये CH3 इस पे आ जाएगा प्लस और बाहर हो गया कौन, Cl नेगेटिव। अब आसानी से OH नेगेटिव सामने से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अब यही समझने के लिए कि SN1 क्यों हो रही है या ये कैसे हो रही है, पहले मैंने बेसिकली अप्रोच सिखा दिया है तुम्हें, ठीक है। तो इसको देखकर हम समझ गए कि बल्की ग्रुप है तो OH अटैक तो नहीं कर सकता पीछे से, तो पहले Cl को जाना होगा। दूसरा तरीका, अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन हो और यहाँ पे लगाओ Cl, अब OH नेगेटिव को आना हो तो अब आप कहोगे सर आसानी से पीछे से आ सकता है क्योंकि हाइड्रोजन कोई बड़े ग्रुप नहीं होते हैं, तो इस बार वो डायरेक्ट आ सकता है। तो इसी बेसिस पे दो रिएक्शनें डिजाइन की गई, SN1 और SN2। अब क्यों इनके नाम पड़े हैं अब उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी सिखा दी है कि रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है हमारी। अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा हमें तो ऐसा करना पड़ेगा पहला स्टेप, अगर ये दिया होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जब अलग अलग स्टेप हमारे फॉलो होते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या रिएक्शंस के नाम रखते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब मैंने, ये है कार्बन, ये है R1 और ये है हमारा R2 कार्बन और ये है R3, तीन कार्बन वाली चेन जुड़ी है हमारे पास। ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी, यानी कि तीनों CH3 भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। बस R1 R2 R3 हाइड्रोजन नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है X, जिसको बाहर जाना है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब हमने अटैक किया इस पे न्यूक्लियोफाइल का। जब आपने इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की कोशिश की तो क्या हुआ है देखो। तो अब अगर हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो हमें पता है कि ये कार्बन 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 हमने लगाए हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगाए हैं बड़ी चेन वाले, तो ये अटैक तो डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि पहले वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस X को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस X को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, R1 R2 और R3, X चला गया, क्या बन गया, एक कार्बोकेटायन और ये X नेगेटिव। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे तो हमने स्टीरियो दिखाई थी, अब स्टीरियो का क्या मतलब होता है, इस डार्क का मतलब होता है अबव द प्लेन और इस डैश डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक है। यानी कि बोर्ड में इमेजिन कर लो, ये कार्बन बोर्ड पे रखा हुआ है, R1 भी बोर्ड पे है, X भी बोर्ड पे है, ये जो डार्क वाला है ये तुम्हारी तरफ है, ऐसे करके है, ठीक है। और ये जो R3 है वो पीछे की तरफ है बोर्ड में, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे ये है, ये और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों, लेकिन ये वाला कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आगे की तरफ। ऐसे ही एक पीछे भी है, तो ये वाला आगे वाला ये है, पीछे वाला ये है। अब मैंने यहाँ पर स्टीरियो क्यों नहीं दिखाई है, यहाँ पे मैंने ऐसा क्या बना दिया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या कहते हैं हम इसे, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ऐसा क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, एक बॉन्ड चला गया, कितने सिग्मा है, 1 2 और 3। अगर 3 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और sp2 में ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये प्लेनर ज्योमेट्री बन गई है। प्लेनर ज्योमेट्री ऐसे होती थी, यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में है। अभी तो मैं कह रहा था ना एक आगे एक पीछे, अब तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों बोर्ड पे हैं, यानी कि ऐसे हैं तीनों, ये तीनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमें कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों एक ही प्लेन पे है, ठीक है। यानी कि इस तरह से रखे हुए हैं, ऊपर भी कोई नहीं है, नीचे भी कोई नहीं, सब इसे हाथ पे रखे हुए हैं, तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है। तो ये बन गया, इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, स्टेप 1। दिस इज योर स्टेप 1। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, ये ब्रेक हुआ और ये बना। तो कैसे डिग्री का कार्बोकेटायन बनाए, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है। और 3rd डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि R कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो तीनों साइड से इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं प्लस वाले को, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी की जा रही है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाए, ये बनाए स्टेबल कार्बोकेटायन। लेकिन ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि ये एक बढ़िया कंपाउंड बना हुआ था, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जब ब्रेक होगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो। और जो स्लो स्टेप होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने सुना होगा, जो स्टेप स्लो होते हैं वो क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं।
दैट मीन्स ये स्टेप आपका क्या होगा, RDS कहलाएगा। तो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहने का क्या मतलब है, उसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री होगी ट्राइंगुलर प्लेनर, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम लेके आएंगे अपना न्यूक्लियोफाइल, जो हमें काम कराना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो आपने कहा सर अब न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे, तो मैं कह रहा हूं जब आप न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे तो इस बार दो पॉसिबिलिटी होंगी बेटा। दो पॉसिबिलिटी कैसे होंगी, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बना है वो ऐसे बना है प्लेन पे, तो आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है फिर अब, और नीचे से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसीलिए इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अब दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अगर एक बार ऊपर से अटैक करें, ऊपर से कैसे अटैक करेगा, देखो ऐसे एक कार्बन ये है, 3 बॉन्ड है इसके, R1 R2 और ये R3, एक कौन सा ऑर्बिटल खाली है यहाँ पर, p ऑर्बिटल। तो ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं और नीचे से भी, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देगा आपको। अब जैसे ही कोई अटैक कर जाएगा तो फिर से 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो फिर से स्टीरियो दिखाओगे। तो एक दिखाओगे इस तरह से R1 R2 और ये R3। अब कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये बना दिया। एक स्ट्रक्चर और बनेगा जो इसके ऑपोजिट होगा, R1 R2 और ये R3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्यों हुई, SN1 रिएक्शन है क्या, हमने हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री का एक एल्काइल हैलाइड था, 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे थे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता था। इसलिए पहले स्टेप में X यानी कि लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ये बाहर जाएगा तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टीरियो क्यों नहीं दिखाई है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यानी कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ज्योमेट्री का नाम बता दिया मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि वो तीनों एक ही प्लेन पर आ गए हैं। तो ये ज्योमेट्री बनी, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, X नेगेटिव बाहर हो गया। ये स्टेप क्या कहलाएगा, स्टेप 1। दूसरी बात, ये स्टेप कैसा होगा, स्लो, क्योंकि ये एक ठीक कंपाउंड था, इससे कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो। और स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट को डिफाइन करता है, यानी कि रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, उसे हम बोलते हैं रेट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS। अब ये अगर एक प्लेन में आ गया है, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो अबव से अटैक करे या फिर बिलो से। तो एक बार अबव से अटैक करोगे तो एक स्ट्रक्चर पहले जैसा दिखाई देगा, एक उसके अपोजिट दिखाई देगा, तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में अब हम देखते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, और एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस कैसी हैं, ये दोनों मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। समझ रहे हो, देखो उठा के रखो, इसको उठा के मैं इसके ऊपर ले आऊं तो ये एक दूसरे को ढकेंगी नहीं, क्योंकि ये R2 यहाँ दिखाई देगा और यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करती हैं। तो जब दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती हैं तो इन पेयर्स को क्या कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है इनएंशियोमर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन तो अलग से ऐसी कुछ याद नहीं रखनी होती है, बस ये बात याद रखनी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर्स। अब तीसरी बात हम ये देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इनमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम स्टीरियो है, जैसे बॉन्ड्स यहाँ पर लगे वैसे यहाँ पर लगे, एक्स हट गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि एक्स हटा और न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो आप कहोगे इसकी स्टीरियो में कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी कि ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं हम इसे, रिटेंशन। तो इस स्ट्रक्चर में रिटेंशन भी हुआ है। और इन दोनों को देखो, ये इसका अपोजिट लग रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्ट कहते हो ना, उल्टा, यानी कि इन्वर्जन। तो इस यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वर्जन हुआ है। तो एक हुआ है रिटेंशन और एक हुआ है इन्वर्जन। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। इन दोनों मिक्सचर को अब ये कितने कितने बनेंगे, ये दोनों बनेंगे बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में, 50% ये भी बनेगा और 50% ये भी बनेगा। तो इस 50-50% मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं,
रैसेमिक मिक्सचर। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? अभी नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रेट हमने ऐसा क्यों लिखा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें पता चली हमें यहाँ से? पहले मैं रेट लिखता हूँ इसका, जो इसका नाम है। रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं आर एक्सिस से दिखा देता हूँ, एल्काइल हैलाइड। चलो हाँ ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। 3 R है और ये CX इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या पहले स्टेप में इसके अलावा कोई है? रिएक्टेंट के साइड सिर्फ यही है, तो इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी पावर 1, यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो इसलिए हमने कहा था स्टार्टिंग में SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एल्काइल हैलाइड पे। न्यूक्लियोफाइल कैसा आता है, वो कैसा है दिखने में, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है। अब पहले वाले स्टेप में जो डिटरमाइन कर रहा है सब चीज़ों को, स्लो स्टेप है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स दिखने रिएक्टेंट में? सिर्फ एक। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है इसे? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी बात, यहां पे हमें रिटेंशन भी देखने को मिला है और इन्वर्जन भी, तो आप लिख दोगे यहां पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है, इन्वर्जन भी हुआ है और रिटेंशन भी। दोनों क्या बने यहां पर? इनएंशियोमर्स। तो यहां पे लिख दोगे इनएंशियोमर्स। और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं जो 50-50% बना है? रैसेमिक मिक्सचर। अब रैसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो रैसेमिक मिक्सचर को समझाता हूं मैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रैसेमिक मिक्सचर का मतलब ऐसा होता है कि आपके पास एक A बना और एक B बना। आपने कहा ये मिक्सचर क्या है? रैसेमिक मिक्सचर है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जैसे लाइट होती है, उसको जब निकोल प्रिज्म से पास करा जाता है तो एक ही तरह के कंपोनेंट्स उसमें बचते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। तो ये है प्लेन पोलराइज लाइट, इस तरह की है वो लाइट। तो अब अगर इस लाइट को इस सॉल्यूशन से पास कराया जाए, ठीक है, तो या तो वो लाइट को राइट साइड रोटेट करेंगे या फिर लेफ्ट साइड। अगर कोई राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं उसे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं लेवियो रोटेटरी। सिंबल होता है L और इसका सिंबल होता है D। D के प्लस साइड में प्लस लगा दोगे, L के साथ माइनस, तो ये राइट साइड रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट साइड। तो इस बार मिक्सचर ऐसा है कि पहला वाला कंपाउंड अगर राइट साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला कंपाउंड उतना ही सेम अमाउंट में क्या करेगा? लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। तो जितना ही राइट साइड रोटेट करेगा उतना ये लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। इसका मतलब कोई भी रोटेशन नहीं होगा। अगर कोई मिक्सचर लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां से एक बात और पता चल गई हमें, इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो इनएंशियोमर है, रैसेमिक मिक्सचर है। रैसेमिक मिक्सचर से हमें पता चला कि ये जो मिक्सचर बन रहा है वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में कर रहा है। पहला वाला कंपाउंड जितना राइट साइड कर रहा है दूसरा वाला उतना ही लेफ्ट कर दे रहा है, उस वजह से कोई भी लाइट का रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑप्टिकली क्या कह रहे हैं? इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ गए। तो जब आप ये एग्जाम्पल बनाओगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस वाले में D+, तो दूसरे वाले में क्या लिख दोगे? L-। तो ऐसा आप नहीं बता सकते कि कौन सा वाला रोटेट कर रहा है। अगर एक में आप D+ लिख दोगे तो दूसरे में क्या लिख दोगे? L- लिख दोगे। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, चौथी बात हो गई। पांचवी बात हम देखते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो वहां पे हुआ क्यों? वहां पे जो X है वो बाहर क्यों हो रहा है? ड्राइविंग फोर्स ये है कि वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन पा रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था पीछे से, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे थे। इसका मतलब जो SN1 रिएक्शन है वो तब दिखाई जाएगी जब हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे, फिर 2 डिग्री और लास्ट 1 डिग्री। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लिख के दिया जाए CH3 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 और ये Cl, तो आप कहोगे इसको देखते ही
कि सर यहाँ पे तो 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, और जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। फिर मैंने आपको दिया CH3 CH CH3 और Cl। आप कहोगे सर यहाँ पे जब ये Cl जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी ठीक ठाक है, यानी कि हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा। लेकिन अगर सर आप हमें दे दोगे यहाँ पर CH3 Cl, तो ये फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये SN1 रिएक्शन को नहीं देगा। तो सब ऑर्डर क्या हो गया फिर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो क्या क्या याद रखना है, SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 का मतलब क्या है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे, नॉट ऑन दी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मिक्सचर मिलता है वो 50-50% होता है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। और इन पेयर्स को, जो 2 आइसोमर्स बने हैं, जो 2 कंपाउंड्स बने हैं, उनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनको नहीं रख सकते। जैसे हमारे हाथ हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इनको अगर ऊपर से ओवरलैप करना चाहूँ तो मैं ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, इनको हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स। फिर हमने कहा रैसमिक मिक्सचर क्या हो रहा है, 50-50% बन रहा है। एक मिक्सचर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा मिक्सचर लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, जिस वजह से रोटेशन 0 हो जा रहा है। जैसे ही रोटेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। फिर ऑर्डर क्या है, जो हमारी SN1 रिएक्शन होगी वो 3rd डिग्री को प्रेफर करेगी, फिर 2nd डिग्री को, 1st डिग्री को प्रेफर नहीं करेगी, इसलिए लास्ट में उसको हमने रख दिया है। क्लियर हो गई होंगी इतनी बातें, ठीक है। एक चीज और लिख लो लास्ट इसमें, अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बन है, उसके साथ I लगा है, फिर 3 डिग्री कार्बन है, उसके साथ आपके पास लगा है ब्रोमीन, फिर 3 डिग्री कार्बन है आपके पास और आपके पास लगा है क्लोरीन, और 3 डिग्री कार्बन है और उसके साथ लगा है फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखो सारे ही 3 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है कौन अच्छी SN1 देगा, तो आप कहोगे है तो सारे 3 डिग्री। तो अब हम देखेंगे लिविंग ग्रुप किसका अच्छा है, यानी कि किसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, पहले स्टेप में ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड सबसे अच्छा ब्रेक किस में होगा, I के केस में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है ज़्यादा, ये वाला बॉन्ड वीक होगा, तो ये फास्ट SN1 देगा, ये उससे स्लो, ये उससे स्लो, और F वाला क्या होगा, सबसे स्लो रिएक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को SN1 रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्टीरियो के साथ ही इन एग्जाम्पल्स को आप सीखें तो वो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वैसे एग्जाम्पल तो सबको समझ में आ जाते हैं, तो स्टीरियो के साथ उसे सीखें, ठीक। तो रिवाइज करें एंड थैंक यू वेरी मच।